दिख रहा डिस्प्ले पे ये? हेलो। यस सर। ठीक। यस सर, दिख रहा है। देखो ये जो दूसरा वाला टॉपिक था जो ट्यूट था आप लोगों का, उसमें ये है कि कार्बन के बारे में और जितने भी चीज़ें हैं ये यहाँ पे समझाई गई है। क्वेश्चन का आंसर जिसको ना समझ में आया वो या तो डायरेक्ट पूछ ले या तो एक एक करके मैं जो है सीक्वेंस में मैं बता दे रहा हूँ। दोनों ऑप्शन है आपके पास। किसी को अगर कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन का पैटर्न जरा समझने की कोशिश करना, मैं पैटर्न के बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहला ये जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि हाउ डू ह्यूमंस ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मोस्टली बच्चे करते क्या है कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सब कुछ लिख डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ये करना है कि उसका जो मेन सोर्स है उसके वजह से जो कारण हो रही है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है वो दिखाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रीज है, ठीक है, जो डेटोरेशन का काम कर रहा है उसके बारे में भी आपको लिखना है। ये तो जैसे नेचुरल हो जाता है फॉसल फ्यूल के कारण, वहाँ पे तो तुम लोग लिख ही दोगे, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें वो वजह दिखाना होगा। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यहीं पे कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन इमिशन। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन का नाम आता है दिमाग में तुरंत हमको ये समझ में आता है, गलती क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताना है और जितने भी तरीके के कार्बन है उसके बारे में बता देना है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी रहती है, यहाँ पे ये बताना रहता है कि जो भी मतलब मेटल में हो, ठीक है, या नॉन मेटल में हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट होता है जिसके ऊपर कार्बन हो और वो कार्बन इमिट कर रहा हो उसके बारे में आपको पढ़ना है, या ऐसी चीज़ें जिनको यूज़ करने के बाद कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ जाए, उसको बैलेंस के फॉर्म में किस तरीके से करना, वहाँ पे ये आपको जिक्र करना है। जैसे अगर फॉसल फ्यूल की बात मैं करूँ, फॉसल फ्यूल के भी कई टाइप होते हैं, जैसे गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मेथनॉल वाला पेट्रोल हो गया, वाइट पेट्रोल हो गया। ठीक है, कई सारे तरीके के इसमें आपके फॉसल फ्यूल आएंगे, लेकिन उसमें से ये देखो ना कि इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें क्या कंजप्शन हो रहा है और कितने रेटिंग से, जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक ट्रीट कर रहे हो तो उसके ऊपर कार्बन या कार्बन का जो आयंस है वो कितना रिएक्शन कर रहा है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे अगर तुम बात करो किसी भी बॉडी का, ठीक है, मतलब फाइबर बॉडी की बात करो तो उसमें कार्बन की जो मात्रा होगी वो बढ़ करके होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें करना, न कि सीधे तुम लोगों को पहुँच जाना है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के ऊपर। अब जब ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर, देखो अगर एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तो नेचुरल गैस का तो तुम जो यहाँ पे दिखा रहे हो और फॉसिल फ्यूल का जो उदाहरण दोगे वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमको यहाँ पे ये भी दिखाना होगा, अगर शॉर्ट आंसर में तो ये दे दिया, अगर लॉन्ग टाइप में आता है तो उसमें ये तुमको दिखाना होगा कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है तो उसमें कार्बन साइकिल किस तरीके से काम करता है वो चीज़ें तुमको बताना होगा। ठीक है, अब देखो इसकी जो मेजर होती है, तुमको मैंने पहले भी इसके पीपीटी में बताया भी रखा है, ठीक, कि किस तरीके से मेजर प्रॉब्लम और माइनर प्रॉब्लम होती है और किस चीज़ों को मेजर गैसेस में रखा जाता है, माइनर गैसेस में रखा जाता है, कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इसके बारे में सारा है। अब इसी में जो मेजर गैसेस की बात होती है, तो मेजर गैसेस का मतलब ये हो गया जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, वो देखो वो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करता है। तो जो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर रहा है उसमें मोस्टली तीन तरह की हो जाएंगी, तुम्हारी नाइट्रोजन हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएंगी, बाकी के कुछ सस्पेंडेड गैसेस होते हैं और 1% जो होता है आपका आर्गन या इधर उधर से जो भी गैस का रिएक्शन होता है वो होता है। तो इस तरह का उनके साथ क्या बॉन्डिंग बन रही है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना रहेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा हो उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे आऊँगा अभी, जो मेन है वो तुमको समझाऊँ। देखो अब क्या है
कि एयर पॉल्यूशन के बारे में आ गया, एयर पॉल्यूशन लिख दिया, फिर क्या गलती क्या करोगे तुम लोग आगे कि एयर पॉल्यूशन लिख दिया, बस आंख बंद कर लिया, हाँ एयर भाई एयर पॉल्यूशन है, लिख डालो जो भी एग्जाम्पल है जो भी हम डाल रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हो जाने के जो एग्जाम्पल है वो तुमको बताना है, जिसके वजह से मतलब हो चुका है वो चीजें बताना है। ऐसा नहीं कि ये चीज है एयर पोल्यूशन का, जैसे व्हीकल्स हो गए तो ये कारण है, ये चीजें ये कारण, वो नहीं, जिन वजहों से हो रहा उस जगह पे पहुंचना है। तो वो जगह क्या होगी, दो फेस में बटी रहती है, जैसे इनसाइड आउटसाइड, जिसको तुम इंडोर्स और आउटडोर्स के नाम से जानते हो, ठीक है। अब वहां पे तुम कंपेयर करोगे तब बताओगे कि कैसे वहां की क्राइटेरिया होगी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्हाट आर द 10 कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक। 10 कॉज ऑफ एयर, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के 10 कारण पूछ रहा है कि क्या है वो, उसके सोर्स क्या है। तो देखो पहले मैंने क्या बताया था कि इंडोर आउटडोर्स ये भी है, उसमें फैक्टर क्या लगेगा कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा किस तरीके से बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो नेक्स्ट वाला है जो तुम्हारा 10 कर्स वाला है उसमें यही पूछ रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है आज की डेट में उसके मुख्यतः 10 कारण क्या हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं, जैसे तुम कहीं प्लांट बैठा दे रहे हो, कहीं इंडस्ट्री बैठा दे रहे हो, पेड़ों को काट दे रहे हो, ठीक है। एग्रीकल्चर के साइड इफेक्ट भी जो है ये भी मैंने शुरू शुरू में ही बताया था कि ये सारे होते हैं। तो अब क्या है कि इसको ग्लोबल है तो ग्लोबलाइज फॉर्म में कैसे ले आना तुमको, जब किसी एक स्टेट की बात करोगे, उस स्टेट में अर्बन है रूरल है, वहाँ की बात कर ली, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए या दूसरे स्टेट में गए वहाँ का क्लाइमेट चेंज अलग होगा। तो जब ग्लोबल की बात होगी तो ओवरऑल की बात होगी, याद रखना जब भी ग्लोबल लिख दे तो ये जान के चलना कि पूरे की बात कर रहा, तो जितना तुमको समझ में आएगा उतने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने लिख देना। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द मतलब व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, ध्यान से समझना। अगर इफेक्ट्स पूछ रहा है या सिम्टम्स पूछ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में तुमको यही लिखना है ह्यूमन हेल्थ के बारे में। इफेक्ट्स और सिम्टम्स, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ जिक्र होगा किसके बारे में, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रोल आएगा। क्लियर है। और प्राइमरी सेकेंडरी में ये तुमको दिखाना है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स नहीं, प्राइमरी में ये चीजें होती हैं, जैसे आई इरिटेशन हो गया, स्किन डिजीज हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया, ये सारी चीजें। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में ये है कि जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें, या पूरा डैमेज हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेंगी। अब अगर एक क्वेश्चन में अगर जैसे मान लो पूछ दिया, मेजर तो आएगा तो बड़े रूप से तुम उसको वो करोगे, एक्सप्लेन करोगे, लेकिन कहीं कहीं क्या लिख देगा कि हजार्ड, HAZARD, ठीक है ना, हजार्ड आ गया तो हजार्ड का मतलब ही हो जाता है पूरा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये आपका आ जाएगा। तो अब वहां पे तुम कैसा डिस्कशन, जहां हजार्ड लिख दिया तो समझ लेना कि पूरा पूरा सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेकंड टॉपिक किसके ऊपर डिपेंड है, पहली चीज है किस चीज के है कि ये पॉल्यूटेंट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कौन सा पॉल्यूटेंट्स है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। उसमें भी तुमको ये देखना है जो तुम्हारे पार्टिकुलेट्स मैटर हैं वो क्या है, 10 है, और दूसरा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। क्लियर। तो वो चीज़ें आपको देखना है। फिर उसमें ये देखना है कि जो तुम्हारे पास है सोर्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इमिशन की मैं बात करूं तो सोर्स क्या है, लैंड एरिया है, वाटर एरिया है, और तुम्हारे पास क्या है, लैंड वाटर एंड एयर एरिया, ठीक है, इन तीनों में। उसमें भी एक फैक्टर लगता है, क्या फैक्टर लगता है, हैवी व्हीकल्स एंड लाइट व्हीकल्स, ये हो गया वेट के हिसाब से। अब इसको हम वेट के हिसाब से क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वेट होगा तो फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा लेगा। क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी होती है, फॉसिल फ्यूल क्वालिटी कंजप्शन, जैसे
डीजल में चल रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रोड्यूस करेगा, पेट्रोल पे चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वाइट पेट्रोल पे चल रहा है तो उसमें कितना रेट ऑफ रेशियो लेकर के आ रहा है। क्लियर है? तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान दे करके इसमें चलना रहेगा। ठीक है, यही सारे कारण हैं जो घूम फिर के आपको देने ही हैं। अब क्या हो जाता है कि हमने देखा है कि सीएफसी और सीएफसी आ गया, बीओसी आ गया, बीओसीएक्स हो गया, बीओसीएस हो गया, ठीक है, एसओजी हो गया। इस तरीके से आपको नाम देता है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा टॉपिक में क्या है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरीके से डेवलप करता है, उसका कारण क्या है, ये समझना होगा। तो मैंने बहुत पहले बताया था कि जो एरोसोल होता है, दो तरह का एरोसोल होता है। एक होता है अर्थ का एरोसोल। अर्थ का एरोसोल क्या काम करता है, ठीक है, अर्थ का एरोसोल अर्थ को हील करने के काम आएगा। ठीक, और जो हम लोग एरोसोल यूज करते हैं वो एक सीएफसी को बढ़ावा देने का काम होता है। यानी जो भी स्प्रे पार्टिकल्स हैं, स्प्रे, ठीक है, पार्टिकल्स हैं जो कूलिंग का काम करते हैं वो, प्लस उसके अलावा जैसे तुम एसी यूज कर रहे हो या किसी मशीन को ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हो, तो जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्या है, दो मीडियम होते थे। अब तो जैसे अब गाड़ी आ रही है, जैसे R15 की मैं बात करूं, तो अब वो वहां पे लिक्विड कूलिंग का काम हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था, एयर कूलिंग का था। तो लिक्विड कूलिंग में क्या है कि वो उससे रेट ऑफ रिएक्शन करके उसको पॉल्यूशन से जरा सा रोकेगा। ठीक, ये लिक्विड वाला है। लेकिन एयर वाला, एयर कूलिंग का क्या था कि जो प्रोड्यूस होता था वो सीधे सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता था विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। तो ये सारे अनहाइजेनिक रूप से काम कर रहे थे। तो ये सारे जो चीजें हैं यही बढ़ाता है। और देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी के वजह से फोटोकेमिकल होगा, इसी की वजह से स्मॉग होगा, इसी की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा। ठीक है, सब ले दे करके घुमा फिरा करके आंसर यही आना है इतना इसी में। क्लियर? तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरीके से हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में बदल जाता है। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से क्या दिक्कत होता है, कौन सी अल्ट्रावायलेट रेस को ये रोकेगा, कौन सी अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं रोक पाएगा, कौन सा ऐसा चीज है कि नीचे का जो पार्ट है ऊपर बढ़ने नहीं देगा, मतलब जो नीचे का हमारे गैसेस स्टेज है उसको ऊपर बढ़ने नहीं देगा और ऊपर वाले को पेनिट्रेट करके नीचे भेज देगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये होगा। तो देखो ये टॉक्सिक्स यानी जहरीला होता है, एक तरीके का ये स्वीट पॉइजन का काम करता है। क्लियर है? जो कि सीएफसी के वजह से देखोगे क्या कि जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं, फर्स्टली सबसे बड़ा इफेक्ट देखना, जो लोग एसी में ज़्यादा रहते हैं, हर वक्त एसी में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वो अगर नॉर्मल ही जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, अगर हम लोग की तरह वो बाहर निकले तो उनकी मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, फिर तुरंत ही स्किन उनका क्या हो जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा उनका। तो ये सारी दिक्कत होती है। तो ये सब उसी तरीके से होता है, ये स्वीट पॉइजन का काम करता है और जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट डालता है उस पर। ठीक है, अब उसी का एक रूप आता है जिसके वजह से स्मॉग क्रिएट होता है। स्मॉग क्रिएट होने के वजह से फोटोकेमिकल आता है, मतलब सीएफसी से स्मॉग आया, स्मॉग के थ्रू बढ़ते ही रहा तो फोटोकेमिकल वाला हिसाब किताब बनने लगेगा। ठीक है, तो मैंने एक पीपीटी पे वीडियो जो डाला हुआ था एनिमेशन का, उसमें मैंने बताया था कि पहले क्या था, कूल था, फिर वार्म था, फिर कूलर था, ठीक है, फिर हीटर था, ये था। लेकिन होता क्या है कि रात के टाइम में, आज ही की डेट पे देख लो ना, रात में तुम्हें उमस लगने लगती है 10-11 बजे तक के, 7 से 10-11 बजे तक के देखो काफी आजकल उमस लगे। उसका मेन कारण क्या है, ऐसा नहीं है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का इम्पीरियल इम्पैक्ट है यहाँ का। ठीक है, केवल यहीं के क्लाइमेट का इम्पीरियल इम्पैक्ट है। लेकिन अभी यही तुम बस ज़्यादा दूर नहीं, गांव साइड में या खुले साइड में जाओ तो 6 से 7 में तुमको खाली मिलेगा और ये जो गर्मी तुमको यहाँ पे महसूस हो रहा था वो चीज़ें नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लूप कर रहा है, जहाँ तक उसकी लूप होगी वहाँ तक अफेक्टेड रहेगा, जहाँ पे लूप
नहीं बन पाएगा, वहाँ पे अफेक्टेड कम रहेगा। यही सारी चीजें हैं, तो ये चीजें समझना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो तो जो स्मॉग के बारे में बात कर रहा था, देखो क्या है यहाँ पे, फोटोकेमिकल स्मॉग दिखा रहा ना, फिर सल्फर स्मॉग दिखा रहा। तो अब सल्फर स्मॉग का क्या है, अगर ये स्मॉग बढ़ते ही रहा तो फोटोकेमिकल होगा, फोटोकेमिकल बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा, आने वाले टाइम में ओजोन अफेक्टेड हो जाएगा। ओजोन अफेक्टेड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो कॉस्मिक रे हैं सन के, जो कॉस्मिक रे हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा, राइट। देन कई सारी चीजों का मतलब घटना बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली हीट करेगा। अब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा किसी को नहीं पता। कॉस्मिक रे में कई सारे ऐसे रे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। जैसे गामा रे की मैं बात करूं, जो एक्सरे मशीन होती है, अगर बार बार कोई अपने बॉडी पे एक्सरे मशीन करवा रहा है या ज्यादा ही हड्डी टूट गई है तो करवा रहा है, तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा उस गामा रे से, ये तो 100% श्योर है, ठीक है। तो इसका भी एक रेंज होता है एक्सरे करवाने का, उतने ही स्पेक्ट्रम तक होता है। तो सोचो कि जो हम आर्टिफिशियल एक्सरे जो गामा रे बना रहे हैं वो इतना अफेक्टेड है, तो जो सन से कॉस्मिक रे के थ्रू आएगा वो कितना अफेक्टेड होगा। तो पता चलेगा डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा हर ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, कई सारी बीमारियों का घर बन जाएगा। प्लस बोनस में आपको और क्या मिल सकता है, बोनस में आपको ये मिलेगा कि एसिड रेन, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का एक रूप है, ये सब इसी का प्रारूप मिलेगा आपको। अब बोनस में बोनस आपको मिलता ही जाएगा और एड ऑन होते जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो समझना है, तो क्वेश्चन जब भी आए इस चीज को ध्यान में रखना कि वो पूछना क्या चाहता है। जैसे पूछ दे रहा है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन पूछेगा तो तुम क्या कहोगे कि पहुंच जाओगे किसके ऊपर पहुंचोगे, तुम पहुंच जाओगे कि इससे ये हो रहा है, व्हीकल से आए ये नहीं, तुमको वो चीज नहीं लिखना, तुमको ये लिखना है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इसके दो ही तरह के ये क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर तुमको स्लो प्रोसेस मिलता है एंड फास्ट सर्विस, मतलब स्लो सर्विस एंड फास्ट सर्विस मिलता है। अब इन शॉर्ट की अगर बात करोगे तो एक लॉन्ग टर्म होगा और एक शॉर्ट टर्म होगा, जिसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। इन दोनों की जो सोर्सों की बात कर रहे हो, ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन इसके जो सोर्स होंगे, देखो क्लासिफिकेशन में कभी सोर्स की जिक्र नहीं करना, ठीक है, वो हो कहाँ से रहा है। जब वो पूछेगा आपसे कि कितने तरीके के होते हैं, टाइप पूछेगा, तब टाइप में आप ये डालोगे कि दो टाइप के होते हैं। क्या टाइप डालोगे, मैन मेड होता है और नेचर मेड होता है। मैन मेड और नेचर मेड में तुम ये दिखाओगे कि दूसरा स्टेप कि कौन सा रिसाइकिल तेजी से होगा, कौन सा रिसाइकिल नहीं होगा, ये चीजें आपको दिखाना होगा, ठीक है। ये अब ये मैन मेड और ये चीजें, ठीक है, उठा करके क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते हो, वहीं पे तुम्हारा नंबर कट जाएगा, एग्जामिनर देखने वाला रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी तो उसी पे है। देखो क्या है कि ग्रीन हाउस के चार ये दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, ठीक है, फ्लोराइड भी होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो मेंटेन कर रहा है और तुम क्या मेंटेन करने के लिए इसे करवा सकते हो या किस चीज की फॉरकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे जो तुम क्लासिफिकेशन जो दे रहे थे, समझना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो दे रहे थे वहां पे तुमको क्या आएगा, एक आएगा तुम्हारा जैसे इंडोर प्रॉब्लम, दूसरा होगा आउटडोर प्रॉब्लम, ठीक है। इंडोर प्रॉब्लम आउटडोर प्रॉब्लम लिखोगे क्लासिफिकेशन में ही लिखोगे, क्योंकि तरह पूछ रहा, सोर्स नहीं पूछ रहा। अब उसमें अगर तुम AQI की बात करो, मतलब क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करोगे, देखो कई बार बता चुका हूँ, गड़बड़ मत करना पेपर में। अगर AQI की बात कर रहे हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में तुम्हारे दो चीजें आएगा, क्या, बैड एयर और गुड एयर, ठीक है। अब इसके बीच में एक और एयर आता है जिसको हैबिटेबल एयर कहते हैं। हैबिटेबल एयर वो एयर होती है जो मतलब अभी उस ड्यूरिंग में होता है
कि वो हार्म भी कर सकता है और हार्म नहीं भी कर सकता है, मतलब कॉन्फिडेंशियल उसमें होता है, हार्म कर भी सकता है और हार्म नहीं भी कर सकता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वो हैबिटेबल एयर है? हैबिटेबल का एयर का यहाँ पे ये हो जाएगा कि जिसमें आदमी सरवाइव कर जाए, ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, ठीक? तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, क्लियर? जो कि इसके अंदर में आता है। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, अगर इस वाले सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखो, व्हाट हैपेंस इफ द एयर क्वालिटी इन अनहेल्दी, ठीक है? तो अनहेल्दी की बात कर रहा है, तो अब देखो क्या है कि अनहेल्दी के लिए तुम जो जो चीज जान रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है और ये सारे क्राइटेरिया बनते जाते हैं। तो अगर सोचो, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी लेता है, क्लियर है? O2 अगर हम ले रहे हैं, तो अब होगा क्या कि ब्रेन को 22% ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट? जो हमारा ब्रेन होता है उसको 22% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब सोचो व्हीकल्स के थ्रू या किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, अब ऑक्सीजन की जो रेट ऑफ रेशियो है आपके ब्रेन की 22% से घट करके अगर वो 17% पे आ रही है, तो कहते क्या हो, जैसे शिकायत होता ना कि बैठे बैठे अरे सर दर्द कर रहा है या आज मेरा सर भारी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो तुम नहीं, वो तुम्हारे अगल बगल का जो एयर का कंडीशन उससे तुम अफेक्ट हुए हो। ये इम्यून सिस्टम के ऊपर तो डिपेंड तो करता ही है, लेकिन क्या है कि सर दर्द करना आजकल देखते हो कि डॉक्टर लोगों के पास लोग जाते कहते हैं कि जैसे हाँ माइग्रेन का इसको दिक्कत हो गया ईटीसी ईटीसी। डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि हाँ एयर पॉल्यूशन से है या कुछ है, वो बस तुम्हें दवा दे देगा, सप्लीमेंट दे देगा, वो कहेगा जाओ तुम ठीक हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, जब ये चीजें जानोगे तब तुम अपना खुद का ही इलाज कर लोगे। तो क्या होगा कि जैसे माइग्रेन का या इन सब चीजों का जो दिक्कत होता है बार बार, देखो पहले तो इनिशियल स्टेज में तुम तो सही कर सकते हो, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में नहीं सही कर रहा है तो फिर तुम्हें डॉक्टर की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, फिर तब तो दवा देगा ही देगा। तो अब उसके लिए क्या करेगा कि जो तुम दवा खाओगे या जो भी सप्लीमेंट लोगे, तो करता क्या है कि जब बाहर से जो तुम सांस लेते हो तो उसमें जो अन्य गैसें आती है जिससे तुमको एलर्जी होती है या तुम्हारा जो ब्रेन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता है, तभी वो शरीर में आ रहा है। तो होता क्या है कि वो उससे रिएक्शन करके उसको किसी और फॉर्मेशन में बदल देता है। सिंपल सी चीज होती है, बाकी और कुछ होता नहीं है। तो यही बैड एयर और इस एयर का वो होता है आपका। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, यहाँ पे लिख रहा है क्या, पुअर इंडोर एयर क्वालिटी की अगर बात ये कर रहा हूँ, पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है ना। तो पुअर एयर इंडोर क्वालिटी में आप ये लिख सकते हो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडेक, लिखा हुआ ना हेडेक, सर दर्द, ठीक है, थकान, ठीक है, छोटा छोटा सांस लेना, जैसे नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल आदमी का ब्रीदिंग है वो लंबे सांस लेता है, ठीक है, ब्रेक कर करके नहीं लेता है। तो आजकल का क्या है कि जितने भी लोग हैं छोटा छोटा सांस ले रहे हैं, इसलिए डॉक्टर के पास तो कहता है गहरा सांस लो और लंबा सांस लो, ठीक है। तो क्या है कि जो सांसों की इंटेंसिटी है वो भी खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन, ठीक। तो जिससे अब तुम छोटा सांस लोगे तो क्या होगा, जितने मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना प्रॉपरली काम करेगा नहीं, चेस्ट भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ये सारी दिक्कत है। और सुनो, अटेंडेंस भेज देना तुम लोग हमको आज का, ठीक है। और हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो एलर्जीज हैं, ठीक है, एलर्जी का डेट इज नॉट डिफाइंड। एलर्जी तुम्हें किस तरह से हो सकती है, हो सकता हो कि कभी कभी देखते हो कि कोई भी बंदा होता है, बंदा या बंदी ले लो, तो उनका क्या प्रॉब्लम होती है कि जरा सा भी गर्दन का काम करते हैं तो उनको जुकाम हो जाता है या छींक स्नीजिंग आ जाती है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरीके का होता है, सर भारी हो जाता है। कभी कभी तो कुछ लोगों का तो इतना रहता है कि दूर से ऐसे ताली बजा दो और डस्ट पार्टिकल है तो उसको ताली बजा कर सुनकर ही छींका जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब यही तो है कि उसकी जो बॉडी है वो हैबिटेट नहीं हो पा रही है। अब इसका लोचा क्या हो सकता है, या तो उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे इम्पैक्ट हो रहा है, या यूं कह लो कि उसके खाने का जो टाइम है या जो शेड्यूल है या जो इसने अपने
स्कीम बना रखी है कि मैं इस दिन ये खाऊंगा, वो सही रूप से नहीं चल रहा। ओवरऑल जो रिजल्ट एनालिसिस किया गया, जो सर्वे रिपोर्ट कहती है कि ये खाने पीने की बात तो दूर की बात आती है, वो तो आरबीसी के लिए और डब्ल्यूबीसी के काउंट के लिए होता है, लेकिन अफेक्ट होता है कि जो जब हम खाना खाते हैं तो खाने के लिए उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो जो फल है या जो भी चीजें हैं उसको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन ही चेंज लगता है करने, तो ये सारी दिक्कत आने लगती है। ठीक, तो ये पुअर क्वालिटी के एयर का वर्क होता है। अब एक पुअर क्वालिटी का एयर का एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे घरों में पर्दा लगती है तो छोटे छोटे गर्दा जो आकर के उसी पे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। फिर जब धोने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी रहा, मतलब कोई भी धोता है या कहीं भी धुलवाते हो, तो होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल है, सबसे 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 खतरनाक काम यही होता है, कपड़ा धोना। ठीक है, अब उसका क्या होता है, खतरनाक काम क्यों है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल इतने दिन से बैठे हुए थे ना, अब शरीर के जो सेल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, उन सभी मतलब छिद्र होती हैं, जो कि तुम्हारे आंखों से नॉर्मल ह्यूमन आई से तो नहीं ये दिखेगा। तो होता क्या है कि अब तुम किसी कास्टिक के साथ उसको तुम डुबा दिए, किसी भी क्लॉथ को या किसी भी मतलब पर्दे को कास्टिक के साथ डुबा दिए, अब वो छोड़ दिया, वहां से रिमूव हो गया, तो रिमूव हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना, वॉशिंग मशीन इसीलिए बनाया गया था, इसलिए नहीं बनाया गया था कि आदमी को काम करने में या कपड़ा धोने में उसको कंफर्ट हो। ठीक है, कंफर्ट चीज के लिए वॉशिंग मशीन का नहीं निर्माण किया गया था, सर्च कर लेना गूगल पर। वो इसलिए निर्माण किया गया था कि जो जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं और जो वहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है, जो क्लॉथ से बैरियर का काम किया जा रहा है, उसको नॉर्मल हाथों से नहीं छुआ जा सकता। फिर धीरे धीरे इसकी प्रचलन इस तरीके से बढ़ गई कि आज के डेट में हर घरों में है, लेकिन लोग यूज करते हैं और पता नहीं रहता है कि वो किस लिए। अब नॉर्मल बंदा क्या यूज करेगा, यही करेगा कि हाँ भाई टाइम हमारा बचाता है, कपड़े को साफ कर देता, और ड्रेनेज सिस्टम पार्टिकल है। सोचो अगर कपड़ा ही धोना ही था, अगर उसका एम होता तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया रहता। ठीक है, वो क्या करता, कपड़ा को रोटेट कर देता, फिर तुम अपने हाथों से उसको खंगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम वो वॉशिंग मशीन कर करके देगा। तो ये फैक्टर होता है, कंफर्ट के लिए नहीं, वो जो रिमूव करता है उस पार्टिकल से। इसीलिए कहा जाता है, अगर तुम देखोगे कि 2 से 3 बार में मतलब कास्टिक को, अब वहां से क्या होता है कि जब वो कास्टिक उस पार्टिकुलेट्स मैटर को रिमूव करता है तो उसकी जगह वो ले लेता है। ठीक है, अब तब तक लिया रहता है कि जब तक उसके जगह फ्रेश वाटर या वाटर प्रेशर के मिनी वाटर पार्टिकुलेट्स मैटर जगह को एब्जॉर्ब ना कर लें, उसके जगह आकर के उसको ऑक्युपाई ना कर लें उसके सरफेस एरिया, तब तक ये चीजें लगी रहती हैं। ये बहुत इफेक्चुअल होता है। समझ में आ रहा है? मिनट का में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। यस सर। हाँ बताओ। आवाज नहीं आ रही, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रुक जाओ एक सेकंड।